नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के नियम। पहला नियम है निश्चित विकास चक्र का नियम। शारीरिक विकास निश्चित विकास चक्र के नियम के अनुसार ही होता है। यही कारण है कि विभिन्न आयु स्तरों में शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यदि हम उदाहरण लें तो गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। यही कारण है कि गर्भाधान के समय जिस जायगोट का आकार मात्र एक पिन के नोक के बराबर होता है, वह 9 माह में एक पूर्ण स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है। शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक शारीरिक विकास की गति तीव्र रहती है और 3 से 11 वर्ष की अवस्था तक विकास की गति मंद पड़ जाती है। फिर से ये भयसंधी अवस्था में किशोर अवस्था तक शारीरिक वृद्धि की गति तेज होती है और परिपक्व अवस्था को प्राप्त करते करते शारीरिक विकास की गति रुक जाती है। अतः शारीरिक विकास चक्र के कारण ही बालक कभी नवजात शिशु, कभी बालक, कभी किशोर, कभी प्रौढ़ तो कभी वृद्ध कहलाता है। दूसरा नियम है निश्चित दिशा का नियम। बालक का शारीरिक विकास का एक निश्चित दिशा में होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक निश्चित दिशा में ही विकसित होते हैं। यदि एक नवजात शिशु के विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा एवं विकसित होता है। बालक करवट लेने से पहले अपने सिर को घुमाना सीखता है, वह अपने आँखों को घुमाना सीख जाता है और अपनी माता को पहचानने लग जाता है। सिर के बाद ही धड़ का विकास होता है, फिर हाथ का और सबसे बाद में पैरों का। यही कारण है कि बालक सबसे अंत में खड़ा होना और चलना सीखता है। विकास का यह क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। तीसरा है लयात्मक विकास का नियम। यदि नवजात शिशु के शारीरिक विकास का अवलोकन किया जाए तो पता चलता है कि इनका शारीरिक विकास एक लयबद्ध तरीके से होता है। जैसे जैसे जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक की अवस्था में जब शिशु वह संधि को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसकी शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जब बालक किशोर अवस्था को प्राप्त करता है, वृद्धि एवं विकास की गति पुनः तीव्र होती है और फिर 16 से 18 वर्ष की अवस्था में मंद। अतः उपरोक्त विवेचन से हम ये पता लगा सकते हैं कि शारीरिक विकास में लयबद्धता पाई जाती है, तीव्र, मंद, तीव्र और मंद। उसके पश्चात आता है निश्चित अनुपात का नियम। यदि हम एक सुंदर स्वस्थ युवा शरीर के अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उसका सभी अंगों में जैसे नाक, आँख, कान, होंठ, गला सभी में एक निश्चित समानुपात पाया जाता है और वह सुंदर शरीर तभी दिखता है। हाथ एवं पैरों में एक निश्चित अनुपात है, हथेलियों एवं उंगलियों में एक निश्चित अनुपात दिखाई देता है। चेहरे की आकृति देखें तो पता चलता है कि होंठ, दांत, गाल, नाक, कान, ठुड्डी सभी एक निश्चित अनुपात में हैं, तभी चेहरा सुंदर हमें दिखाई दे रहा है। 5वां आता है व्यक्तित्व का नियम। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। उसकी गति भिन्न हो सकती है, समय भिन्न हो सकता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता के जन्मे 2 बच्चों के शारीरिक विकास में भी अंतर पाया जाता है। यह अंतर केवल लिंग भेद के कारण भी नहीं होता, बल्कि अनेक कारक हैं जिसके कारण जो कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक बालक का रंग गोरा होता है, दूसरे का सांवला। एक लंबा होता है, दूसरा छोटा। कोई मोटा होता है, कोई भारी होता है, कोई दुबला पतला होता है। किसी की बोन्स भारी होती हैं, किसी की मसल्स अच्छी होती हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता पाई जा सकती है। सहसंबंध का नियम। शारीरिक विकास के अंतर्गत केवल ऐसा नहीं है कि बाह्य आंतरिक अंगों का विकास ही आता है, बल्कि इसमें विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, खेल, सामाजिक, भाषा सबका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि जब बालक का शारीरिक विकास उत्तम रहता है तभी उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। कमज़ोर बालक, बीमार बालक चिड़चिड़ा, मानसिक, बौद्धिक विकास का सही नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। उसके पश्चात आता है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की वही सब अवस्थाएं हैं। नवजात शिशु है, बचपन अवस्था है,
पूर्व एवं उत्तर बाल्यावस्था, नवजात गर्भावस्था काल भी है वैसे तो इसमें। गर्भावस्था काल, नवजात शिशु, बचपन अवस्था, पूर्व एवं उत्तर बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष होती है। वयसंधि अवस्था 12 से 13 वर्ष, किशोर अवस्था 14 से वैसे 11 से 17 वर्ष। इसी में लंबाई, वजन, शारीरिक अनुपात, हड्डियां, दांत, मांसपेशियों एवं वसा ऊतक, नाड़ी संस्थान, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सब में किस प्रकार से विकास होता है हम यह देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंबाई। नवजात शिशु जन्म के समय एक नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 19 से 20 इंच होती है। वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव जरूर इस पर पड़ सकता है। उसके पश्चात उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है और 16 से 17 भी हो सकती है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई मुख्यतः वंशानुक्रम और जातीय भिन्नताओं से प्रभावित रहती है। इसमें आ जाता है माँ का आहार भी उसको प्रभावित करता है कि माँ ने जो भी गर्भकालीन अवस्था में कितना उत्तम आहार ग्रहण किया है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि बच्चे की लंबाई कितनी होगी। उसके पश्चात आता है उसका एक और प्रभाव पड़ता है शिशु की गर्भकालीन क्रियाशीलता, कि शिशु जब गर्भ में था तो वह अधिक क्रियाशील था। दुबले पतले जो बच्चे होते हैं कम वजन वाले होते हैं और वो क्रियाशील रहते हैं, उनकी ऊर्जा अधिक अपव्यय होती है। आर्थिक स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। दूसरा है बचपन अवस्था, 0 से 2 वर्ष। जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। लंबाई जो है वो 23 इंच से लेकर के 24 इंच और 1 वर्ष में 28 इंच से 23 इंच तक लंबाई हो जाती है। औसतन इसकी लंबाई 2.5 से 3 की बढ़ोतरी रहती है। पूर्व बाल्यावस्था देखें हम 2 से 6 वर्ष में तो 7.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दर से उसकी हर साल लंबाई बढ़ती चली जाती है। और 5 वर्ष का जो बालक होता है वो 35 से 40 इंचेस का हो सकता है। उसके पश्चात 6 से 12 वर्ष यदि हम देखें तो उत्तर बाल्यावस्था में भी बालक की लंबाई कुछ धीमी पड़ती है। इस अवस्था में बालक की लंबाई प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। वयसंधि अवस्था में लंबाई की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है। लंबाई में औसतन वृद्धि 3 इंच के हिसाब से होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु को प्राप्त करते करते लड़कियां ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और लड़के इस समय कम लंबे रहते हैं। लड़कियों की लंबाई इस समय तेज़ी से बढ़ती है। उसके पश्चात आता है वजन। नवजात शिशु का जो वजन होता है वो जन्म के समय एक नवजात शिशु का वजन 6 से 8 पाउंड हो सकता है, या हमारे यहाँ इंडियन उससे देखें हम तो 3 से 4 पाउंड का हो सकता है। वही चीज़ें जो कि लंबाई को प्रभावित कर रही थी, वातावरण, माता का भोजन, गर्भकालीन क्रियाएं, आर्थिक स्थिति, ये सब भी वजन को भी प्रभावित करते हैं। बचपन अवस्था 4 माह का शिशु अपने जन्म के बाहर का दुगना वजन प्राप्त कर लेता है और 1 वर्ष में उसका वजन तिगुना हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 वर्ष के बालक के भार में वृद्धि 3 से 5 पाउंड प्रति वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की अपेक्षा लड़के कुछ अधिक भारी होते हैं, किंतु वयसंधि अवस्था जब आती है 11 से 12 वर्ष की अवस्था तक लड़कियां लड़कों से वजन में अधिक भारी हो जाती हैं और लड़के कम रहते हैं इस समय। उसके अधिक वजन का भी उसके ऊपर उसके अधिक सभी विकास के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम देखें तो ये इस तरह से 4 माह में 6 से 8 पाउंड का शिशु, 8 से जन्म के समय दुगना, 1 वर्ष 16 से 19 पाउंड और 15 वर्ष तक आते आते 126 पाउंड उसका वजन हो जाता है। तो ये था वजन में अवस्था के अनुसार वृद्धि। उसके पश्चात आता है शारीरिक अनुपात।
शारीरिक अनुपात। हम देखते हैं कि सभी में अनुपात पाया जाता है तभी एक व्यक्ति सुंदर दिखाई पड़ता है। एक वयस्क व्यक्ति का उसके जन्म के समय से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उसका सिर जन्म के समय 2 गुना था, धड़ 3 गुना, बाहें 4 गुनी, पैर 5 गुने बड़े होते हैं। पेशियाँ, अस्थियाँ, फेफड़े लगभग 20 गुना बड़े होते हैं, जबकि आँखें, मस्तिष्क एवं कुछ दूसरे अंगों का विकास बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन अंगों का विकास जन्म के समय ही अधिक हो जाता है। सिर का अनुपात नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क से बिल्कुल भिन्न होता है। नवजात शिशु का सिर अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। सिर एवं शरीर का अनुपात 1:4 होता है। वयस्कों में यह अनुपात 1:8 होता है। इसी प्रकार नवजात शिशु में चेहरे, मस्तिष्क का अनुपात 8:1 होता है, जबकि वयस्क में यह अनुपात 2:1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा सिर का क्षेत्रफल 21% होता है, जबकि 5 वर्ष की अवस्था में 13% और 12 वर्ष की अवस्था में 10% रह जाता है और 18 वर्ष की अवस्था में केवल 8% ही रह जाता है। इसी में आता है शारीरिक अनुपात में चेहरे का अनुपात। शारीरिक विकास ऊपर से नीचे की और क्रम में हम देखते हैं होता है, अतः सिर के विकास के बाद चेहरे के अनुपात में विकास होता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में चेहरा अधिक बड़ा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण अस्थायी दांतों का निकलना होता है। नाक, शिशु के चेहरे के आकार एवं नाक में अनुपातिक रूप में परिवर्तन होता है। 4 से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक की नाक बड़ी एवं चेहरे से चिपकी हुई नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बालक का नाक स्पष्ट सुंदर दिखाई देने लगता है। 5 से 10 वर्ष की अवस्था तक नाक का विकास तीव्र गति से होता है। नाक में परिपक्वता जल्दी आती है। 14 वर्ष की अवस्था तक नाक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। आँख, 5 वर्ष की आयु तक नेत्रगोलक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वयस्क अवस्था तक बालकों के चेहरे की परिपक्वता में वयस्कों की अपेक्षा 5% की ही कमी रह जाती है। धड़ का अनुपात, चेहरे के बाद धड़ एवं कंधों का विकास होता है। जन्म के समय नवजात शिशु की गर्दन नहीं के बराबर होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सिर और धड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है गर्दन, सिर और धड़ के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। 5 वर्ष तक गर्दन पतली हो जाती है और लंबी दिखाई देने लगती है। हाथ और पैरों का अनुपात, शरीर के सभी अंगों के अनुपातिक विकास में हाथ और पैर का विकास सबसे बाद में होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के हाथ और पैर बहुत ही अधिक छोटे छोटे होते हैं, परंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है हाथ पैर की लंबाई बढ़ती चली जाती है और वे सीधे होते चले जाते हैं। हड्डियों के विकास के अंतर्गत हड्डियों के आकार में वृद्धि, हड्डियों की संख्या में परिवर्तन, हड्डियों के संगठन में परिवर्तन सम्मिलित है। सामान्यतः हड्डियों के विकास में वही प्रवृत्ति लागू होती है जो बालकों की लंबाई और आकार में लागू होती है। हम देखते हैं कि शिशु जन्म से पहले वर्ष में हड्डियों का विकास तीव्र गति से होता है, फिर दूसरे वर्ष में इसकी गति मंद हो जाती है, वह संधि तक फिर तेज हो जाती है, उसके पश्चात फिर से धीमी पड़ जाती है। हड्डियों में ऑसिफिकेशन की क्रिया होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन की क्रिया होती है, फास्फोरस खनिज लवण की उपस्थिति होने लगती है। इसी प्रकार विशेष रूप से दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं वो जन्म के 6 से 8 माह बाद निकलने लगते हैं। अधिकांशतः बालकों में 3 वर्ष की अवस्था तक 20 अस्थायी दांत निकल आते हैं। ये आकार में छोटे एवं कम मजबूत होते हैं, परंतु दांतों का निकलना बालकों की स्वास्थ्य, पोषण, वंशानुक्रम, लिंग, प्रजाति आदि अन्य कारकों पर निर्भर करता है। कुछ बालकों में दांत जन्म के बाद 5वें माह से ही निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जबकि कुछ बालकों में 10 से 11 महीनों में। अस्थायी दांतों की हमें देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। बालक के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व विकास में मुखड़े को सुंदर दिखने में दांतों का अधिक महत्व होता है, अतः अस्थायी दांतों का हमें अच्छे से देखभाल
करनी चाहिए। उसके पश्चात आते हैं स्थायी दांत। सभी अस्थायी दांतों के निकलने के बाद ही स्थायी दांत निकलते हैं। इनके निकलने का क्रम भी वही रहता है जो अस्थायी दांतों के निकलने का रहता है। लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मुंह में 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं, परंतु कई बार अस्थायी दांत टूटते नहीं हैं, उसके पूर्व ही स्थायी दांत आ जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक जल्दी निकलते हैं। 10 वर्ष की अवस्था तक 14 से 16 दांत और 13 वर्ष की अवस्था तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं। अंतिम 4 दांत जो कि बुद्धि दांत कहलाते हैं, वे 17 से 25 वर्ष की अवस्था में निकल सकते हैं। इस तरह से बच्चों की आयु में स्थायी दांत निकलते हैं। 6 वर्ष की अवस्था में 1 से 2, 8 वर्ष में 10 से 11, 10 वर्ष में 14 से 16, 12 वर्ष में 24 से 26 और 13 वर्ष में 27 से 28 और 17 से 25 में 32 दांत। अस्थायी दांत और स्थायी दांतों की तुलना मैंने इसमें बताई है, आप ये देख सकते हैं। उसके पश्चात आता है मांसपेशियाँ जो होती हैं वह भी, मांसपेशियाँ वसीय ऊतक जो हैं वह भी, इनमें भी अनुपात का प्रभाव पाया जाता है। 8 वर्ष में 23%, 8 वर्ष में 23% तक बच्चों में मांसपेशियों का विकास हो चुका होता है और 15 वर्ष में, जन्म के समय 23 वर्ष, 8 वर्ष में 27% और 15 वर्ष में 33% कुल शरीर का भार मांसपेशियाँ होती हैं और 16 वर्ष में 44% तक हो सकती हैं। मांसपेशियों एवं वसा का अनुपात बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिन बालकों में मांसपेशियों एवं वसा का अनुपात सही रहता है उनका व्यक्तित्व उतना ही अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। और इसी प्रकार यदि हम देखें तो वसीय ऊतक, वसीय ऊतक जो है गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में तीव्र गति से विकास होता है। 2 से 3 वर्ष में भी तीव्र गति से होता है। 3 से 5 में मंद गति से, 5 से 11 वर्ष में और भी मंद गति से, 11 से 13 वर्ष वापस तीव्र गति से वयस्क अवस्था में और 14 वर्ष के किशोरावस्था तक मंद गति से विकास होता है। इसके पश्चात आता है नाड़ी संस्थान का विकास। नाड़ी संस्थान के विकास का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर शिशु जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद तक नाड़ी संस्थान का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। तत्पश्चात नाड़ी संस्थान के विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 250 ग्राम होता है जो परिपक्व अवस्था तक 1250 से 1400 ग्राम हो जाता है। अतः परिपक्व अवस्था तक मस्तिष्क के वजन में 5 गुना वृद्धि हो जाती है। अगर हम भिन्न भिन्न आयु स्तर में मस्तिष्क का भार देखें तो जन्म के समय 1/4 भाग व्यक्तित्व के शारीरिक वजन का होता है, 9 माह में आधा भाग, 2 वर्ष में 3/4 भाग और 4 वर्ष में 4/5 भाग और 6 वर्ष में 9/10 भाग व्यक्ति के शरीर का वजन का भार मस्तिष्क का होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क का जो विकास है वो अन्य विकास से पहले हो जाता है। पाचन तंत्र का विकास, नवजात शिशु का पाचन तंत्र अत्यंत ही कोमल और अविकसित होता है। अतः प्रारंभ में वह दूध के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। 6 महीने के पश्चात सप्लीमेंट्री फूड उसको दिए जाते हैं क्योंकि वह धीरे धीरे कुछ पचा सकता है। उसके पश्चात जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पेट की क्षमता, पाचन क्षमता बहुत कम होती है। वह कम खाता है, धीरे धीरे एक एक चपाती से, सूप से शुरू होता है उसका खाना।
अतः बालकों को थोड़ी थोड़ी अंतराल पर पौष्टिक भोजन खाने को देना चाहिए, जिससे उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन उसके भरपूर मात्रा में पहुंच सकें और किशोर अवस्था तक आते आते वह एक अडल्ट व्यक्ति के समान पोषण ग्रहण करने लगता है। श्वसन तंत्र का विकास। एक नवजात शिशु का श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट होता है, किंतु एक सप्ताह के अंत तक श्वसन दर 35 प्रति मिनट हो जाता है। परिपक्व अवस्था में श्वसन दर मात्र 18 होती है। यदि हम इस सारणी को देखें हम, जो कि विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के फेफड़ों के विकास एवं श्वसन गति को बता रही है। जन्म के समय छाती की परिधि सिर की परिधि से कम होती है और श्वसन गति 40 से 45। 2 वर्ष में छाती की परिधि एवं सिर की परिधि बराबर होती है और श्वसन गति होती है 30 से 35। 15 वर्ष में 3:2 और श्वसन गति होती है 18 प्रति मिनट। 18 वर्ष में 5:3 और श्वसन गति होती है 18 प्रति मिनट। इसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय एवं रक्त नलिकाओं रक्त नलिकाएँ आती हैं। नवजात शिशु का हृदय अत्यंत ही कोमल, नाजुक और छोटा होता है। रक्त नलिकाएँ भी अविकसित, छोटी, पतली, संकरी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे 12 वर्ष बच्चा बढ़ता चला जाता है, इस प्रारंभिक अवस्था के अंदर हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था तक हृदय भार जन्म की तुलना में 7 गुना हो जाता है। वयस्क अवस्था को प्राप्त करते करते 12 गुना तक बढ़ जाता है। रक्तचाप जो है वो नवजात शिशु का रक्तचाप कम होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। 11 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं के रक्तचाप में कोई अंतर नहीं होता। शरीर का तापक्रम। शिशुओं का शरीर तापक्रम वयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 तक रहता है। नवजात शिशु के शरीर का तापमान प्रातःकाल कम और दोपहर तथा शाम को बढ़ जाता है। नाड़ी गति। शिशुओं की नाड़ी गति वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। शिशुओं की नाड़ी गति 120 से 150 प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कों में यह 65 से 70 प्रति मिनट होती है। शिशु जब रोता है तब नाड़ी की गति बढ़कर 218 से 220 प्रति मिनट हो जाती है। सोते समय नाड़ी की गति कम हो जाती है। अतः हम ये इस सारणी से हम देख सकते हैं। तो यह थे शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।